सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का पेपर, जो ओरिजिनल पेपर 2024 का है। यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा, पहले ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा आपका अनुक्रमांक, उसके बाद आपको अपना नाम डालना रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो टीचर्स होंगे, जो टीचर्स आपकी गाड़ी लगी होगी, वो साइन करेंगे। आपका क्या साइन करेंगे आपके पेपर में। आप जब इसे लिख लेंगे तो आपको साइन करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक रियल बात बता दूँ कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2024 का ये ओरिजिनल पेपर है। तो ये वीडियो डिलीट होने से पहले आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कोई। अब आपका यहाँ पर 70 में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा, तो आप लोग इस पेपर को देख कर जाइएगा और आपका 70 में 70 फिक्स हो जाएगा। ये रहा आपका पेपर कोड, ये भी एक पेपर कोड है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, कि ये समय लगेगा 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 70 नंबर का पूर्णांक तो आप लोग जानते ही हैं। और हाँ, ये ओरिजिनल पेपर है, ताकि आपको ये वीडियो डिलीट होने से पहले आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलता हूँ, पहले नंबर आपको 20 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाऊंगा और बहुविकल्पीय और दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, पहला नंबर क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं, मैं आपको बता दूं, छायावादी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? छायावादी युग के लेखक हैं। तो आप लोग बताइए किस जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया था, तो ये पेपर सॉल्व कराया है, इसीलिए आपको टिक लगा हुआ दिखाई देगा कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये 20 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 20 नंबर आपको करना रहता है ओमार सीट में। अब यहाँ पर आपको देखने को मिला है, इसका डी ऑप्शन सही है। अब आपको क्या बताना है? आपको भी बताना है कि द्विवेदी युग, शुक्ल युग और प्रगतिवादी युग के एक एक लेखक का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगलसूत्र किस विधा का रचना है। जो मंगलसूत्र है वो किस विधा का रचना है। तो मैं आपको बता दूं, जो मंगलसूत्र है वो किस उपन्यास विधा का रचना है। किस विधा का रचना है? उपन्यास विधा का रचना है मंगलसूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या देखने को कह रहा है कि जो कंकाल, तितली और ये सारी चीज़ें हैं, जो ये तीनों जो लेखक हैं, जो तीनों लेखक, ये किसने लिखा है ना। ये तीनों जो कविताएं, ये सब जो हैं रचनाएं हैं, ये किसने लिखा आपको बताना है। तो इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, अपूर्ण नाम से। क्या? अपूर्ण नाम से इसको और भी जानते हैं। तो ये किसने लिखा? तो आपको तो इतना पता ही होगा कि तितली, कंकाल, और ये तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और किस युग में लिखा है आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। क्या? पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको 70 में 70 फिक्स हो जाए। ये टेंशन ना ले, पूरा पेपर आएगा, 2024 का लीक हुआ पेपर है। तो आप लोग इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमल, जो कलम का सिपाही है, वो किस विधा या किस जीवनी का वर्णन है। ये जीवनी पूछ रहा है। ये जो कलम का सिपाही है, ये जीवनी पूछ रहा है, ये किसकी जीवनी है। तो कलम का सिपाही जीवनी भी होता है और लेखक भी होता है। कि जीवनी किसी का भी ये जीवनी है, या किसी का लेखक भी हो सकता है। क्योंकि ये किसने लिखा, कलम का सिपाही किसने लिखा, तो आप कहेंगे कि अमृत राय। क्या कहेंगे? किसने, कौन लेखक है? कमल के सिपाही का कौन लेखक है? तो आप लोग कहेंगे अमृत राय। लेकिन अगर पूछ ले जीवनी किसकी जीवनी है, तो आपको अगर किसकी जीवनी है ये पूछ ले, तो आपको कहना पड़ेगा प्रेमचंद। क्या कहना पड़ेगा? प्रेमचंद कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आएंगे। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, अगर लेखक पूछेगा तो अमृत राय, और अगर जीवनी पूछेगा तो प्रेमचंद। क्या? अगर लेखक पूछेगा तो अमृत राय, और जीवनी पूछेगा तो प्रेमचंद। क्या हो जाएगा?
प्रेमचंद। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या देखने को मिला है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुक्लोत्तर युग की समय अवधि क्या होती है। शुक्लोत्तर युग की समय अवधि क्या होती है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। शुक्लोत्तर युग की समय अवधि होती है 1938 ईस्वी से अब तक। क्या होती है, 1938 ईस्वी से अब तक। तो आपको यहाँ पर मैं चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा हूँ, चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको इनका एक रचना बताना है और इनका एक जीवनी बताना है ना। कि सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को मैं देखूं कि आप लोगों को आता है या नहीं आता है। ये सारी जानकारी आपको मुझे पता चलना चाहिए। अगर आप लोगों को आता होगा तो आप लोग ये पेपर तो आसानी से कर देंगे। और मैं बताऊं 70 में 70 आप करके आएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोग पूरा में पूरा करके आएँ। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6वां नंबर क्वेश्चन। क्या देखने को मिलेगा, अघन रचना। अघन रचना किसका है, अघन रचना किसका है, तो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। क्या, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अग्नि की रचना किसने किया, तो ये मैथिली शरण गुप्त ने किया था। उसके बाद आपको मीराबाई कवित्री थी। जो मीराबाई कवित्री थी वो किस युग की थी, जो मीराबाई कवित्री थी वो किस युग की थी, तो मैं आपको बता दूं भक्त काल की थी। क्या, किस काल की थी, भक्त काल की थी। वो कवित्री थी, वो भक्त काल की कवित्री थी। मीराबाई भक्त काल की थी। तो आप अब यहाँ पर आपको शिवभवानी रचना किसकी है, तो आपको बताना है शिवभवानी रचना किसकी है। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूषण। किसकी, भूषण की है। तो आपको एक बताना है बिहारी की और एक बताना है मतीराम। क्या, एक बताना है बिहारी की, एक बताना है मतीराम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको सॉल्व कराता हुआ दिखाऊंगा। और ऐसे 20 क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करा दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का 20 नंबर फिक्स हो जाए। और उसके बाद अब आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। जो आधुनिक काल की समय सीमा होती है वो क्या होती है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आधुनिक काल की समय सीमा तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि 1843 ईस्वी से अब तक। और आपको और भी बताना है, रीत काल की। किसकी, रीत काल की समय अवधि। रीत काल की आपको बताना है समय अवधि। उसके बाद आपको रीत काल की एक ही बताइए, रीत काल की समय अवधि कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिला है 9 नंबर क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है आधुनिक काल की समय अवधि कैसी है। आधुनिक काल की समय अवधि कितनी होती है, तो आपको तो याद ही होगा। जितना भी समय अवधि है आप पूरा याद कर लीजिएगा। जैसे प्रगतवादी की समय अवधि, ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। एक चार्ट में बना लीजिए कि इनका समय अवधि इतना से इतना है, इनका समय अवधि इतना से इतना है। पूरा याद करके जाइएगा, ताकि आपका 22 फरवरी को जो पेपर है वो अच्छे से करके आएँ आप। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। अब यहाँ पर आपको 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना। इनमें में से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना है, इन चारों में से किसकी महादेवी वर्मा की रचना है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनका किसका ये रचना है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और आपको एक रचना नहीं है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं है। क्योंकि और सब इनकी रचनाएं जो है, ये सारी रचनाएं इनकी हैं। क्या हो जाएगा, ये सारी रचनाएं इनकी हैं। और कौन सी नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं वगैरह अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं है, कि इनकी रचना महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब
अब यहाँ पर आपको करने को क्या कहना है, यहाँ पर ध्यान से जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको गलत क्वेश्चन करके चले आएंगे। क्या करके चले आएंगे, गलत, इसका गलत आंसर देकर चले आएंगे, तब आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कुछ गलती मत कीजिएगा, क्या कुछ गलती मत कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य रस जो है, हास्य रस है जिसका अस्थाई भाव क्या होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव तो सभी लोग जानते होंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। क्या होता है, हास्य होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। अब आपको बताना है वीर रस की अस्थाई भाव क्या होगी। वीर रस की अस्थाई भाव क्या होगी आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं, क्रोध किसकी अस्थाई भाव है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, इसका शोक किसकी अस्थाई भाव है। क्या शोक किसकी अस्थाई भाव है, किस रस का अस्थाई भाव है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे इससे मैं एक क्वेश्चन से यहीं पर नहीं पूछेगा, आपके क्लास 10th में ही नहीं पूछेगा, आपके क्लास 10th में ही नहीं पूछेगा। आपके कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे या कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पूछेगा। क्या पूछेगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि आपको एक पूरा वो दे दिया गया, कविता दे दिया गया, और इसमें कह रहा है कि इसमें अलंकार बताइए, इन पंक्तियों में अलंकार बताइए। तो आप कैसे बताएंगे इन पंक्तियों में अलंकार, आपको कैसे पहचानना है, मैं आपको बताऊं कि इन पंक्तियों में अलंकार कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पर उपमा अलंकार कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर उपमेय में उपमान की क्या एकदम मिलाप बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर जब पढ़ेंगे ना तो इसका मान ना एक ही का मान कई पंक्तियों में काम करता है। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपमान। क्या हो जाएगा, उपमान। अब यहाँ पर आपको 13 नंबर क्वेश्चन देखने को मिला है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो चौपाई है, उस चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं आपको बताना है। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं आपको भी बताना है। प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और अच्छी तरीके से लिख कर बताना है कि हाँ ये होता है, चौपाई छंद में इतनी मात्राएं होती हैं। और चौपाई छंद में इतना जान रखिएगा कि 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो रोला में कितने चरण होते हैं और कितनी मात्राएं होती हैं, और सोरठा में कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे मैं आपको एक ही क्वेश्चन से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इतना आपको कर लेना है, जितना मैं बता रहा हूँ इतना आपको कर लेना है। और यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौपाई छंद में कितनी चरण होती हैं, तो 4 चरण होती हैं। कितनी चरण होती हैं, कभी कभी यहीं पर पूछ लेगा आपको कि चौपाई छंद में कितनी, एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। इतना तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर मैं 14 नंबर क्वेश्चन, उपदेश शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग होता है, उपसर्ग आपको बताइए, उपसर्ग जो उसमें प्रयोग किया गया, उपदेश शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो क्या है। तो उपसर्ग कहाँ पर लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, और प्रत्यय कहाँ पर लगता है, पीछे लगता है। उपसर्ग कहाँ पर लगता है, आगे लगता है, और प्रत्यय पीछे लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर उप हो जाएगा, क्योंकि उप जो है वो उपसर्ग है। क्या है, उप जो है वो उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी यहाँ पर प्रत्यय भी पूछ सकता है कि जो पीछे लगता है, प्रत्यय क्या लगता है, हमेशा पीछे लगता है। तो उप इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन
कराने वाला हूँ। क्या 15 नंबर क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छी तरीके से करके आएँ। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? क्या अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 2। कितने भेद होते हैं? 2। और कौन कौन से होते हैं ये भी जानना जरूरी है। क्या है? ये भी जानना जरूरी है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अलंकार के 2 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो है अर्थालंकार और शब्दालंकार। क्या होते हैं? अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो आपने तो पढ़ा ही होगा, अगर अलंकार पढ़े होंगे तो आपको ये दोनों भेद दिखाई दे रहे होंगे। क्या दिखाई दे रहे होंगे? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जिसमें शब्दों के द्वारा जो किसी कविता या कविता में उत्पन्न होता है, क्या मधुर उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें देखने में जो कविता शब्दों के द्वारा उसमें मधुर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कई बार कोई कविता को पढ़ो ना तो अच्छा लगता है कि हाँ ये कविता है, ये ऐसे पढ़ा जाता है। तो ऐसे इससे अलंकार से यही चीज़ पूरा होता है। तो आपको यहाँ पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। इतनी ही जानकारी आपको लेनी चाहिए थी। तो 2 भेद होते हैं। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ आगे क्या होता है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य असत्य में जो समास है, सत्य और असत्य, सत्य असत्य में समास जो है, सत्य असत्य में समास यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सत्य असत्य, सत्य और असत्य और लग जाएगा। और किस में लगता है ये आपको बताना है, किस समास में और लग जाता है। और असत्य क्या हो जाएगा? और असत्य। तो ये किस समास में लगता है? ये लगता है द्वंद्व समास में। किस में लगता है? ये लगता है द्वंद्व समास में। और कभी देखे हो जैसे दिन और रात, यहाँ पर सत्य और असत्य, और बीच में जैसे डैश जहाँ पर लगा है वहाँ पर और अगर लगने लगे, अगर अपने उच्चारण में और लगने लगे ना तो आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है पंचानन कौन सा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पंचानन कौन सा समास है, कौन सा समास है पंचानन। 5 मुखों वाला अर्थात हनुमान जी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वहाँ पर जो पंचानन होगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो आपको 16 नंबर क्वेश्चन तक तो अच्छी तरीके से आ भी गया होगा। अब यहाँ पर आपको 17 नंबर क्वेश्चन देखने को मिला है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पक्षी का पर्यायवाची। क्या? पक्षी का पर्यायवाची बहुत सारी पर्यायवाची होती हैं, लेकिन इन चारों में बताना है। क्या? इन चारों में बताना है। बहुत सारी पर्यायवाची होती हैं, जैसे खग हो गया, यहाँ पर खेचर हो गया, और द्विज हो गया, अखंडज हो गया। क्या हो गया? अखंडज। ये सारी चीज़ें जो है ना ये पक्षी के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द्विज। क्या हो जाएगा? द्विज इसकी पक्षी की पर्यायवाची है। इन ऑप्शनों में से द्विज पक्षी की पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विज। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा द्विज। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या देखने को मिला है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभियुग्ध में कौन सी संधि है? अभियुग्ध में कौन सी संधि है? तो मैं आपको बता दूं, अभिधन उदय। तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। क्या है? यण संधि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि। अगर इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? यणिच्छ। क्या कहते हैं? यणिच्छ कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। क्या हो जाएगा? यण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको तो इतना पता चल गया कि 18 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? यण संधि होगा। तो आपको दीर्घ संधि का एक उदाहरण बताना है। क्या बताना है? दीर्घ संधि का या सूत्र बता दीजिए, सूत्र बता दीजिए, और वृद्धि संधि का भी एक सूत्र बताना है या एक उदाहरण बता दीजिए कमेंट बॉक्स में।
ताकि मैं जानूं कि हाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेहनत से पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अब 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा हूँ, मधु शब्द का प्रथम विभक्ति एकवचन रूप बताइए। मधु शब्द की प्रथम विभक्ति एकवचन, तो मधु शब्द की प्रथम विभक्ति एकवचन वही होता है जो मधु मधु लिखा रहता है, वही होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधु शब्द की प्रथम विभक्ति एक वचन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मधु। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मधु। तो इतना तो आपको पता चल गया कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधु। अब मैं आपको कराने वाला हूँ 20 नंबर क्वेश्चन और आपके ओमआर सीट वाला लास्ट क्वेश्चन। क्या? ओमआर सीट वाला जो है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लास्ट क्वेश्चन जो आपके ओमआर सीट में भरा जाएगा। अब यहाँ पर आपको 20 नंबर क्वेश्चन देखने को मिला है। 20 नंबर क्वेश्चन में है क्या? 20 नंबर क्वेश्चन में है कुछ नहीं, यहाँ पर कह रहा है पठेतम। क्या? पठेतम धातु वचन का पुरुष, धातु वचन का पुरुष आपको बताना है। धातु वचन का पुरुष क्या हो जाएगा? धातु वचन का पुरुष होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन। क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष द्विवचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या हो गया? ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ऐसे ही आपको पेपर मिलता रहेगा। क्या? ऐसे ही सारी चीज़ों का पेपर मिलता है, सॉल्यूशन पेपर मिलता रहेगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। तो आप लोग आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन मैं आपको अब बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहा हूँ। जो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए हैं ना, उसके बाद मैं आपको वर्णात्मक प्रश्न करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? वर्णात्मक प्रश्न करा रहा हूँ। बा खंड, खंड क्या होगा? इसका खंड क्या हो जाएगा? बा खंड हो जाएगा। बा खंड में वर्णात्मक प्रश्न आएगा। वर्णात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आएगा आपके 6 नंबर का। कितने का आएगा? 6 नंबर का आएगा। अब आपको करना कैसे? इसमें कुछ करना नहीं, इसमें आपको पाठ का नाम लिखना रहता है, जैसे कि पाठ के लेखक कौन है और पाठ ये किस पाठ से आपका जो गद्य है, जो गद्यांश आता है, ये किस पाठ से है और इसके कौन लेखक हैं, ये आपको बताना रहता है। तो इसके कौन लेखक हैं ये आपको कैसे पहचानना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको देखने को मिल रहा है कुछ चीज़ें पढ़ेंगे आप जब इसे पढ़ेंगे, इस गद्य को पढ़ेंगे और 2 गद्य होते हैं, इसमें या लगा के आता है। क्या लगा के आता है? या लगा के आता है 2 गद्य। मान लिया पहला गद्य आपको नहीं आता, मान लिया पहला गद्य नहीं आता कि मैं इसके लेसन का नाम नहीं जानता, ये किसने लिखा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं जानता, तो आपको दूसरा गद्य भी पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? दूसरा गद्य भी पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर अथवा लग के आता है। तो अथवा लग के आता है तो आप कैसे करेंगे? मान लिया अथवा वाला आपको आता है तो वहाँ पर लिखेंगे अथवा। क्या लिखेंगे? वहाँ पर आप लोग लिखेंगे अथवा। अथवा वाला आपको पहले लिख देना है क्वेश्चन में, यहाँ पर यह कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट लिख देना है, लास्ट वाला 2 अक्षर या 3 अक्षर वर्ड लिख देना है, जो आपको डॉट 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 कुछ दूर डॉट डॉट करके इसी का हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मित्र। क्या देखने को मिल रहा है? तो ये मित्रता पाठ से, किससे है? ये मित्रता पाठ से है। कुछ दिखाई पड़ा ना, आसानी से आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा हेडिंग है। जो आपका जो पेपर होता है वो कैसा होता है। जैसे कि अगर आपका जो लेसन है ना, लेसन का नाम याद कर लीजिए। अगर लेसन के नाम के रिलेटेड कोई चीज़ उसमें है तो मान लो कि वो उसी लेसन से, किससे है? मित्रता पाठ किसने लिखा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर क्या है, ये किस लेसन से है? मित्रता लेसन से। किससे है? मित्रता लेसन से। और ममता पाठ किसने लिखा ये भी आप लोग बताइएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मित्रता पाठ से है, तो मित्रता पाठ के लेखक और वो किस खंड में है? किस खंड में है? गद्य खंड में है, तो गद्य खंड में संकलित होगा ना। तो गद्य खंड में संकलित, तो आपको कैसे संदर्भ, इसका संदर्भ कैसे लिखना है और व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आएगा संदर्भ लिखने को। क्या आएगा? पहला क्वेश्चन आएगा संदर्भ लिखने को। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि पहला क्वेश्चन आएगा संदर्भ लिखने को। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। पहला नंबर क्या लिखेंगे? पहले डालेंगे संदर्भ। क्या डालेंगे? हेडिंग में डालेंगे संदर्भ। तो संदर्भ डालने के बाद लिखेंगे
प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित और किसके द्वारा लिखित, आप लिखेंगे कि जिनके द्वारा लिखित है, इनके द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ शीर्षक से उद्धरित है। क्या है, मित्रता नामक पाठ शीर्षक से उद्धरित है। जो भी लिखा है, जो भी वो लेसन लिखा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं देखूं कि आपको आता है या नहीं आता है। अब उसके बाद आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, पहले नंबर। और व्याख्या में आपको क्या लिखना है, व्याख्या में कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधा क्या करना है, डालना है व्याख्या। क्या हेडिंग डालनी है, व्याख्या। कॉपी में अपने हेडिंग डालनी है व्याख्या। हेडिंग डालने के बाद आपको सीधा लिखना है कवि कहता है या लेखक कहता है। इसमें गद्य खंड में क्या लिखेंगे, लेखक कहता है, और उसमें पद्य खंड में कहेंगे कवि कहता है। अब यहाँ पर आपको लेखक कहता है ये लिखिएगा, लेखक कहता है। उसके बाद अगर आपको कुछ आता नहीं, मान लिया व्याख्या बनाना नहीं आता, व्याख्या बनाना नहीं आता, तो जैसे कि जो रेखांकित अंश की व्याख्या कहा है, वहाँ से थोड़ा सा हिंदी उठाइए, वहाँ से थोड़ा सा हिंदी उठाइए और थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। क्या, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, कुछ बढ़ाना नहीं है। वहाँ से हिंदी उठाइए, जैसे जो गुण, जैसे हमारे अंदर वह गुण है ना, वह गुण नहीं है, ऐसे यहाँ पर लिखना है, हमारे अंदर वह गुण नहीं है, हमारे अंदर वह गुण नहीं है। लेखक कहता है कि हमारे अंदर वह गुण नहीं है जो हम चाहते हैं ना, जो हम करना चाहते हैं वो गुण नहीं है हमारे अंदर। ऐसे आपको लिखना है, आपको ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिखना, अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ा के लिखना है। और आपको नंबर वहाँ पर 2 नंबर तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, 2 नंबर आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर आपको आधे पन्ने से ज़्यादा लिख देना। आधे पन्ने से जैसे ही ज़्यादा लिखेंगे आपका नंबर फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो 2 और 2 4 नंबर आपका फिक्स हो गया। और जैसे अगर कुछ भी नहीं आता, मान लिया बनाना ही नहीं आता, तो आपको व्याख्या में वही रेखांकित अंशों वाली चीज़ें लिख देनी है। क्या, पूरी लिख देनी है और दूर दूर लिखना है, हल्का दूर दूर लिखना है, ताकि कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़े, व्याख्या बड़ा दिखाई पड़े। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पर ढूंढिएगा। कह रहा है व्यक्ति एक दूसरे की ओर एक जो देखकर आकर्षित होते हैं, क्यों होते हैं, आकर्षित क्यों होते हैं, ये आपको पहले वो पढ़ना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कि क्यों होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको लिखनी है, क्या लिखनी है, यहाँ से आपको आंसर डालनी है। कि यहाँ से आपको आंसर डालना रहता है, यहाँ से हो गया ना। ऐसे ही आपको यहाँ से पूरा आंसर वहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर है पूरा। या कि तो अगर और भी अच्छा लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखिएगा, कहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कि इसका 2 नंबर इसका भी फिक्स, क्या हो गया, 2 नंबर इसका भी फिक्स हो जाएगा। अब ये 6 नंबर का है, मान लिया 6 नंबर नहीं दिया, राइटिंग नहीं सही है, कुछ गड़बड़ हो गया, तो भी 5 नंबर दे देगा। क्या दे देगा, तो भी वो 5 नंबर दे देगा। आपका 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया ना। 6 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर जब आ गया, इतना आसान तरीके से बता दिया गया कि 6 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर आ गया, तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे इसे भी पहचानना है, तो पहचानने का मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, वहाँ पर जाकर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और कैसे पहचानना है ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अब आपको यहाँ पर भी संदर्भ लिखना है, संदर्भ आपको भी डालना है वहाँ पर। जैसे ही हेडिंग डालेंगे हेडिंग डाले संदर्भ। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या परिवर्तन करें, जैसे ये किस लेसन से है ये जान लीजिए, पहले ये किस लेसन से ये जान लीजिए और लेसन का नाम जान लीजिए। बस आपको करना क्या है, लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित, किनके द्वारा लिखित, उसके बाद इस लेसन से उद्धरित है, ये आपको कर देना है। क्या कर देना है, ऐसे ही कर देना है। उसके बाद आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या भी करने के लिए बताया हूँ, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
अब ये आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर लो कि 70 में 70 नंबर ले आओ। क्या 70 में 70 नंबर ले आओ। जिनकी राइटिंग अच्छी रहेगी उनका 70 में 70 आ जाएगा, नहीं तो 65 तो पक्का है। क्या है? 65 तो पक्का है। 65 कहीं कटने वाला नहीं, 70 में 65 तो पक्का है। अब यहाँ पर आपको ऐसे ही सारी चीज़ें करनी है, कुछ करना नहीं, ऐसे ही सारी चीज़ें करना है बस। अब और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या और क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या और क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। अब आपको देखने को मिल रहा होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में दे रहा होगा कि हिंदी अनुवाद करना है। इसके जो संस्कृत का है ये किस लेसन से इसका हिंदी अनुवाद, जैसे यहाँ पर भी कुछ सासंदर्भ व्याख्या ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसका संदर्भ लिखनी है, इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ ये किस लेसन से है, बस ये किस लेसन से, इसके लेखक होते नहीं है, संस्कृत के कुछ भी लेखक होते नहीं, तो इसके संदर्भ लिखना, संदर्भ लिखना है। उसके बाद इसको हिंदी अनुवाद करना है। तो हिंदी अनुवाद करना अगर नहीं जानते तो थोड़ा बहुत इसी के रिलेटेड लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? इसी के रिलेटेड लिख दीजिएगा, तो भी आपको मिल जाएगा। लगभग 4 नंबर तो मिल ही जाएगा, काटेगा नहीं, 4 नंबर तो काटेगा नहीं कहीं। आपको कैसे लिखना है? जैसे भारत नगरी में संस्कृत भाषाएं बोली जाती हैं। क्या बोली जाती है? भारत नगरी में। यहाँ पर भारतीय संस्कृति भाषाएं जो होती है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा भारत नगर में, या भारत नगर में, या भारत देश में, ऐसे लिखिएगा। भारत देश में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो संस्कृत भाषा का अधिकतर ज़्यादा प्रयोग संस्कृत भाषा का किया जाता है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही पूरा आपको बनाकर व्याख्या कर देना है। आपका 4 नंबर कहीं पर फिक्स, कहीं पर काट ही नहीं सकता है। अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर कहीं पर काट ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर आपको ऐसे ही अथवा लगा कर आएगा, ऐसे ही अथवा लगा कर आएगा इसमें भी। तो आपको पहचानना है, बस पहचानने जानना चाहिए, बस पहचान आपको आना चाहिए। आपका तो 2 नंबर तो वो तो फिक्स ही हो जाएगा। और थ्योरी में जो आपको व्याख्या करना है उसमें तो 2 नंबर देगा ही, 3 नंबर का रहेगा ना, उसमें 2 नंबर तो देगा ही। अब इतना तो आपको पता चल गया, इतना आपको पता चल गया। अब कुछ क्वेश्चन और आते हैं। क्या आते हैं? अब कुछ क्वेश्चन और आते हैं जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा? चौथा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि दिए गए संस्कृत पद में जो पदांश होता है, संस्कृत का ही पदांश होता है। जैसे कि कुछ श्लोक होता है, श्लोक आएगा, उसका हिंदी में आपको वर्णन करना है। क्या करना है? आपको हिंदी में उसका वर्णन करना है। चौथे क्वेश्चन का वो हिंदी में वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 5 नंबर का आता है, कुछ नहीं है, सीधा छोटा छोटा है, आपको याद कर लेना है। जिस लेसन से सबसे ज़्यादा पूछा गया हो उसी लेसन का याद कर लेना है हिंदी। तो आपको 2 नंबर आपका संदर्भ में मिल जाएगा, 2 नंबर संदर्भ में मिल जाएगा। मान लिया थोड़ा बहुत गलती कर दिए तो भी 2 नंबर और मिल जाएगा। तो 4 नंबर इसमें भी फिक्स हो जाएगा, 4 नंबर इसमें भी फिक्स हो गया। और अच्छी तरीके से, और मैं आपको बता दूं 2 नंबर और फिक्स करवा दे रहा हूं। 2 नंबर कहाँ पर? श्लोक याद कर लीजिएगा। संस्कृत में श्लोक याद कर लीजिए, 2 श्लोक याद करिएगा। कितनी? 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। 2 4 लाइन का याद कर लीजिएगा, जिसमें आपको जो पेपर में नहीं आए वही श्लोक आपको अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। अभी मैं दिखाऊंगा वो कितने नंबर का है, वो भी आता है, श्लोक भी आता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कुछ हैं 3 नंबर का आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा खंड काव्य। खंड काव्य के आधार पर प्रश्न कुछ दिए गए होंगे जो आपके जिला वाइज होता है। क्या होता है? जो आपके जिला वाइज होता है। आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में जिला वाइज आपके जिला का दिया होगा कि आपको इसी जिला में यही लिखना है। जैसे कि मुक्त दूत, क्या होता है? मुक्त दूत ये किस जिला का है? जो जवाहर इस किस जिला का है? ये सारी चीज़ें आपको दिया होगा, इसी के बारे में लिखना है। ये सारी क्वेश्चन आपको आपके जिला वाइज देता है कि जिला वाइज ये किस जिले में पूछा जाएगा, ये किस जिले में पूछा जाएगा, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन देते हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया कि ये जिला वाइज है। तो जिला वाइज है तो आपको खुद ही याद करना होगा, क्योंकि आपके जिला में वही पूछेगा जो आपके जिला में पूछा जाता है। तो आप लोग उसके बारे में लिखिएगा। तो आप लोग इतना तो याद ही कर लेंगे। ये 3 नंबर तो आप फिक्स ही कर लिए होंगे, ये 3 नंबर तो आप लोग फिक्स ही कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, ताकि अभी बहुत टाइम है। आपके 22 तारीख आज तो आपका
बहुत दो दो दिन है, दो या एक दिन है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, मैंने कहा था ना कि ये सारी चीज़ें तो आपका वही क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, वही सारी क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि जीवन परिचय 5 नंबर का है, तो 5 नंबर इसे जाने न दीजिए। क्या जीवन परिचय 5 नंबर का है, 5 नंबर जाने न दीजिए। अब यहाँ पर आपको जीवन परिचय में लिखना गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है, हमेशा आता है, क्या आता है, हमेशा आता है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का भी हमेशा आता है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों में से एक ना एक आएगा जरूर। क्या अगर इन तीनों को याद कर लिए होंगे, इन तीनों के जन्म जो जीवन परिचय याद कर लिए होंगे ना, तो आपको इन तीनों में से सबका क्या होगा, इन तीनों में से एक ना एक का आएगा ज़रूर। क्या आएगा, इन तीनों में से एक ना एक का आएगा ज़रूर। ये इम्पॉर्टेंट रहता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक ना एक का आएगा, जो आपको तीनों याद करना है। तीनों याद करने के बाद आपको फिक्स पता हो जाएगा कि इनका में से आएगा। तो कोई भी आए, आपको टेंशन नहीं लेने का, पूरा लिख के आने का अच्छी तरीके से। आप अगर नहीं याद हो रहा है तो आप क्या याद कर लीजिए, पहला नंबर उनका जीवन कहाँ हुआ, और उनका जीवन कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, और वो कहाँ पर पढ़े, उनके माता पिता का नाम, उनके बहन भाई या उनकी डिग्री कहाँ पर हुई, या वो क्या चीज़ लिखे, क्या रचना लिखे। इससे ही आप बनाकर लेकर कर आएंगे तो आपको 2 पन्ने भर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 पन्ने अच्छी तरीके से भर जाएंगे। कोई दिक्कत, इतना तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर आपको दो जीवन परिचय आएगा, एक काव्य खंड में आएगा, एक गद्य खंड में आएगा। तो काव्य खंड में आपको तुलसीदास जी का हमेशा आता है। क्या आता है, ये हमेशा आता है। ये आप हमेशा याद कर लीजिए, अगर इनका याद हो जाता है तो याद कर लीजिए, ताकि ये हमेशा पूछा जाता है, इतना ध्यान में रखिएगा। ये तो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद इन तीनों में से एक का किसी का याद कर लीजिए, पूरा तीनों ही याद कर लेंगे तो आपका सही हो जाएगा, अच्छी तरीके से पेपर चला जाएगा। तो ये 5 नंबर फिक्स हो गया आपका, ये 5 नंबर फिक्स, आपका ये 5 नंबर फिक्स। इतना तो आपको फिक्स करना है, क्योंकि आपको जीवन परिचय याद करना है। मैंने जितना बता दिया हूँ उतने से अलग आने वाला नहीं है। तो आप लोग इसका जीवन परिचय याद कर लीजिए, 3 जीवन परिचय, 6 जीवन परिचय याद कर लीजिए। कुछ याद ही नहीं करना है आपको, सीधा क्या, उनका जन्म कब हुआ, उनका जीवन कहाँ पर, मतलब उनका जन्म कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें, और उनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई, और वो कब तक पढ़े, और कितनी दिन तक पढ़े, या कितने दिन, उनकी मृत्यु कितनी है, बस इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या, 2 रचना लिख देना। रचनाएँ तो एक ही पूछता है, लेकिन 2 लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। इतना तो आपको पता चल गया, बस। अब आपका तो इतना पता चल गया, अब कुछ करना नहीं है। क्या करना है, अब कुछ करना नहीं है। अब और भी क्वेश्चन है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैंने कहा था ना, अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो वो लिखना है। श्लोक क्या होता है, आपके एक संस्कृत खंड में होता है। क्या होता है, आपके संस्कृत खंड में होता है। उसको श्लोक 2 लाइन के, तो मैंने आपको कहा था ना कि 4 लाइन याद कर लेंगे, तो आपको 2 लाइन लिखना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मान लिया 4 लाइन याद किए हैं, जिसमें से वो 2 लाइन आ गया और दूसरा 2 लाइन नहीं आया, तो वो लिख देंगे। क्या कर देंगे, वो वाला लिख देंगे। तो ऐसे ही मैंने कहा था कि 4 लाइन याद कर लेंगे तो आपका ये 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग श्लोक जरूर याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, श्लोक अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छी तरीके से आप कर लें। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको पेपर कराता रहूँगा। अब उसके बाद आपका जो है 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन में आपको संस्कृत में बदलना है। जो संस्कृत में बदलना है, हिंदी को संस्कृत में बदलना है, ये 4 नंबर का होता है। हिंदी के संस्कृत में बदलना है तो कुछ भी लिख कर आइएगा। हिंदी को अगर मान लिया नहीं बदलना जानते हैं ना, जैसे नहीं बदलना जानते हैं, तो भी आप कुछ भी लिख कर आइएगा संस्कृत में, वो भी लास्ट में लिखिएगा। क्या लिखिएगा, वो भी लास्ट में लिखिएगा। या आपको कोई क्वेश्चन मालूम है और 2 क्वेश्चन मालूम है, 2 क्वेश्चन के बीच में लिखिएगा, ताकि कुछ टीचर जो है ना वो ध्यान न दें, आपकी पहला क्वेश्चन सही करें, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, और बीच वाला क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर सही कर लेंगे तो इतना तो आपको पता चल गया।
अब ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी आपको अगर थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो आपको 3 नंबर तो फिक्स देकर जाएंगे। क्या देकर जाएंगे? 3 नंबर फिक्स देकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर फिक्स। अब 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, जो आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लगभग 9 नंबर का आता है। क्या आता है? लगभग 9 नंबर का आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको देखना कैसे, यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन आपके 9 नंबर का आता है। 9 नंबर का मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इन विषयों में लिखना है, इनके विषयों में लिखना है, या मेरे प्रिय कवि, या कुछ भी इन चार आएगा, उसमें में से 4 आएगा, जिसमें में से एक के बारे में आपको अच्छी तरीके से लिखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? मेरे प्रिय कवि और आतंकवादी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वृक्षारोपण, हाँ वृक्षारोपण भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इन चारों को याद कर लीजिए, इन चारों को थोड़ा बहुत याद करके जाइएगा और अच्छी तरीके से लिख कर आइएगा। पहला नंबर आपको पहला जो प्रस्तावनाएं होती हैं उसको लिखना है, ताकि 2 नंबर आपका फिक्स हो जाए। प्रस्तावना में आप किसके बारे में लिखें? प्रस्तावना में हम ये हेडिंग जो लिखें वो प्रस्तावना में लिखनी है, कि हेडिंग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारी चीज़ें अगर लिख देंगे तो आपका यहाँ पर 2 नंबर ये तो फिक्स हो जाएगा। और अगर वहाँ पर कुछ हेडिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी किए तो यहाँ पर 7 में 5 नंबर तो देगा ही, 7 में 5 नंबर देगा, और ये 2 कितना हो जाएगा? 7 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर 7 में यहाँ पर 9 में 7 नंबर फिक्स हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। बस अब इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। क्या है? इतना ही आपके लिए काफ़ी है। बस ये आपका पेपर सॉल्व हो गया। और मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और अच्छी तरीके से अगर तैयारी अपनी करनी चाहते हैं तो अपनी कर सकते हैं। और हाँ, अगर इस पेपर को चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट नहीं करें, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ताकि मैं आपको दे सकूँ। तो इतना आपको पता चल गया। बस इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं आपको देता रहूँगा।